तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग ने सीनियर जू को मार दिया था। हालांकि इसे पता चलता है कि वो बंदा एक पावरफुल केव का है, फिर भी ये इसे मार देता है। उसके बाद इसकी नजर 3 हेडेड स्नेक पर जाती है। अब आगे तो फिलहाल जैसे ही लिंग डोंग इस स्नेक को देखता है, इसका भी चेहरा काफी अगली हो चुका था। अब ये सांप कहता है, वैसे भी दोस्त मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी है नहीं पहले से, और मुझे अब ये मिश्र स्पिरिट फ्रूट नहीं चाहिए, तो हम शांति से रह सकते हैं। तुम्हारा क्या इरादा है? लिंग डोंग स्माइल करता है और कहता है कि तुमने भी मेरा डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल देख लिया है। अब ये सुनकर के 3 हेडेड स्नेक भी समझ जाता है। 3 हेडेड स्नेक अपना दांत पीस रहा था और पूछता है, तुम करना क्या चाहते हो? लिंग डोंग सीधा कहता है, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के बारे में कोई जाने, और क्योंकि तुम जान गए हो तो तुम एक खतरा हो। अब ये 3 हेडेड स्नेक भी कहता है कि लिंग डोंग मुझे मालूम है तुम काफी काबिलियत रखते हो, फिर भी अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो तुम भी इतना आसानी से तो बच के नहीं जाओगे। लिंग डोंग हंसता है और कहता है, बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन में तुम अभी मेरे अंदर हो, फिर भी तुम्हारी इतनी मजाल। लिंग डोंग तुरंत ही एंसेस्ट्रल पावर से यहाँ पर एक ब्लैक होल बना देता है, और जैसे ही ये जो डेवोरिंग पावर 3 हेडेड स्नेक के पास पहुंचता है, इसका ऑरा काफी तेजी से घटने लगता है। लिंग डोंग भी कहता है कि तुम्हें हराना थोड़ा मुश्किल तो है, पर डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल तुम्हारे पावर को धीरे धीरे करके खत्म कर देगा, और मुझे कोई हड़बड़ी भी नहीं है। 3 हेडेड स्नेक गुस्से में चिल्ला रहा था। अब उसके बाद लिंग डोंग बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन से अब बाहर जाने लगता है कि तुम इसके अंदर धीरे धीरे गायब होते रहो, मैं बाहर का मजे लेता हूँ। तभी ये स्नेक चिल्लाता है कि वेट। अब लिंग डोंग भी जो बाहर निकल रहा था रुक जाता है, और ये कहता है, मैं तुम्हें एक और सीक्रेट के बारे में बता सकता हूँ अगर तुम मुझे छोड़ दो तो। वो है मिस्टीरियस स्पिरिट आइलैंड का एक सीक्रेट। लिंग डोंग भी अब रुक गया था, बोलता है ठीक है अब बताओ। ये सुनकर के स्नेक कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ोगे तभी बताऊंगा। लिंग डोंग कहता है, तुम मेरे कब्जे में हो, नहीं भी बताओगे तो मारे जाओगे, और मैं मेंटल एनर्जी भी अच्छे से यूज करता हूँ, तो जब तुम कोलैप्स कर जाओगे तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। स्नेक निराश था कि कोई भी इसकी चाल काम नहीं कर रही है। अब क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये बताने लगता है कि जो मिस्टीरियस स्पिरिट आइलैंड है, यहाँ पर सबसे मिस्टीरियस चीज जो है वो ये फल नहीं है, बल्कि इस लेक के अंदर एक कोर स्पिरिचुअल बर्थ सीरम है। जैसे लिंग डोंग नाम सुनता है स्पिरिचुअल बर्थ सीरम, ये भी एक बार को चौंक जाता है, क्योंकि इस ट्रेजर के बारे में इसने भी सुना था, जो कि स्पिरिचुअल फ्रूट से भी बहुत ज्यादा रेयर माना जाता है, क्योंकि इस सीरम में बहुत खतरनाक लेवल का नेचुरल लाइफ फोर्स होता है, और वो इनिशियल प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के बंदों के लिए काफी अच्छा होता है। और ऐसा चीज है वो कि उसे प्रोफाउंड जो परफेक्ट लाइफ स्टेज के बंदे होते हैं वो भी पाना चाहते हैं। लिंग डोंग समझ जाता है कि उसी सीरम की वजह से ही ये स्पिरिचुअल फ्रूट भी प्रकट होते हैं। अब ये बताता है कि वो जो सीरम है इस आइलैंड के सबसे डीपेस्ट पार्ट में, उसके आसपास मैग्मा है, तो वहां पर ये 3 हेडेड स्नेक भी नहीं जा पाता है। लिंग डोंग इससे कहता है, मैं उस जगह पर जाकर के इन्वेस्टिगेट करूंगा कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है कि नहीं, और गलत निकला तो तुम सोच लेना। और लिंग डोंग यहाँ से बाहर निकल जाता है। 3 हेडेड स्नेक चिल्लाते रह जाता है, गालियां मारते रह जाता है, पर लिंग डोंग इसे बाहर नहीं निकालता है। अब इधर बाहर का सीन दिखाया जाता है वे शोंग को, जो कि एक पावरफुल युआन पिलर अटैक गु यान की तरफ लॉन्च कर दिया था, और इस फोर्स के कारण गु यान 10-12 कदम पीछे हटने पर मजबूर थी। वे सोंग हंस रहा था कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते गु यान, और तुम्हारा वो जो साथी है उसे मेरा डिवाइन सिंबल मास्टर अब तक तो मार भी सह चुका होगा। यहाँ पर मोजान, हानताओ वगैरह भी दूर खड़े थे और चुपचाप देख रहे थे। इनके हिसाब से भी शायद क्योंकि लिंग डोंग 2 लोगों से भिड़ रहा था तो मारा जा चुका होगा, क्योंकि लिंग डोंग को अंदर गए हुए काफी लंबा समय हो चुका था। तो गु यान, गुया और सभी लोग थोड़े घबरा रहे थे। तभी अचानक से एक आवाज स्काई कॉल्ड्रन से बाहर आती और एक बंदा यहाँ पर प्रकट होता है, और वे सॉन्ग से कहता है, तुमने जो सोचा था रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इस बार। मोजान और हानताओ तो हैरान थे कि क्या इस बंदे ने ज़ुयून और 3 हेडेड स्नेक दोनों को फिनिश कर दिया। वे सॉन्ग चीखने लगता है कि ब्रदर जू कहां पर है। लिंग डोंग हंसता और कहता है, काम हो गया उसका। किसी को यहाँ पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि लिंग डोंग एक डिवाइन सिंबल मास्टर और प्लस एक बंदा जो 3 हेडेड स्नेक था इनिशियल लाइफ स्टेज के बंदे को कैसे हरा सकता है। अब इधर वे सॉन्ग कहता है, तुम्हें मालूम था ना कि ब्रदर जू जो है वो डेमोनिक विंड केव के हैं, और तुम्हारा अंजाम अब अच्छा नहीं होने वाला। और उनके मास्टर का नाम निफेरियस बोन ओल्ड मैन है। इस नाम को गु यान भी जानती थी, पर लिंग डोंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब लिंग डोंग कहता है, क्या तुम्हें भी उस जू के जैसा मरना है? वे सॉन्ग अब पीछे भागने लगता है, और ये इस समय लिंग डोंग कहता है, 10 गिनती गिनूंगा, अगर तुम लोग बाहर नहीं गए तो सभी मारे जाओगे। पर जाते जाते ज़ुयून कह के जाता है, सॉरी मतलब वे सॉन्ग, कि जो ज़ुयून का सीनियर है, तुम्हारा वो जो बड़ा भाई है ना गुयुन टियान, उस पर पहले ही अटैक कर चुका है, तो इस बार तुम्हारा गु क्लैन बचने वाला नहीं है। गुयान का चेहरा भी बन जाता है, क्योंकि शायद कुछ समय बाद एक मार्शल गैदरिंग था जिसमें 5 बड़े क्लैन और शायद ये जो दो केव थे वो भी इकट्ठा होते हैं। वे सॉन्ग भाग जाता है और जाते जाते हंसते हुए जा रहा था। लिंग डोंग भी इन पर अटैक नहीं करता है, और बाकी भी जो क्लैन वाले थे अब यहाँ से जाने लगते हैं। इधर लिंग डोंग अपने बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन को अपने बैग में भर लेता है। लिंग डोंग तुरंत ही 2 मिस्टीरियस फ्रूट निकालता है और गु यान को दे देता है, और ये कहता है, ये जो पहला फ्रूट है जो तुमने 10,000 जुआन पेल्स मुझे दिए थे उसके बदले में है। ये इसे थैंक यू बोलती है। इसे मालूम था कि 10,000 जुआन पेल्स ये कुछ भी नहीं है,
इस मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट के सामने। और लिंगडोंग कहता है पर क्योंकि तुम लोगों ने मेरी हेल्प की थी ये उसी का समझ लो। उसके बाद ये अगला कदम गु या की तरफ बढ़ाता है। पहले इसके बालों को सहलाता है और दूसरा मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट इसे दे देता है। गु या चौंक जाती कि ये मेरे लिए। लिंगडोंग कहता अगर तुम होती नहीं तो शायद मुझे अब तक कब के डेमोनिक बीस्ट वगैरह खा चुके होते। लिंगडोंग के पास एक फ्रूट था क्योंकि एक इसने गु यान को और दूसरा गु या को दे दिया था। गु यान भी कहती है क्योंकि 5 क्लैंस का मार्शल गैदरिंग है 2 महीने बाद तो मुझे भी जल्दी से इनिशियल लाइफ लेवल पर पहुंचना ही पड़ेगा। लिंगडोंग कहता है पर मुझे फिलहाल लेक के अंदर जाना है। अगर तुम लोगों को वापस जाना है तो जा सकते हो पर हाँ रास्ते में क्या होगा मुझे नहीं पता। गुयान भी थोड़ी होशियार थी। ये समझ जाती कि लिंगडोंग नीचे जा रहा है यानी अच्छा कुछ होगा यहाँ पर। गुयान कहती हम लोग यहीं पर रहेंगे और तुम्हारा वेट करेंगे फिलहाल पर थोड़े सावधान रहना। गुया भी इससे कहती कि बिग ब्रदर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अब इधर लिंगडोंग सीधा छलांग लगा देता है इस पानी में। गु क्लैन के बहुत सारे लोग गुयान से पूछ रहे थे मतलब नीचे कोई ट्रेजर हो सकता है पर इस समय गुयान इनको समझाती है कि जितना मिल गया उतने में संतोष करो और ये कहती है मैं भी रिट्रीट पर जा रही हूँ अपना लेवल बढ़ाने तो सभी लोग गार्ड करते रहना। इधर लिंगडोंग काफी तेजी से लेक के नीचे जा रहा था। युवान पावर को ये एक्टिवेट कर चुका था। नीचे जैसे जैसे ये जा रहा था सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई भी लिविंग क्रिएचर जैसे मछली या कुछ भी इसे मिलता नहीं है। नीचे में से थोड़ा अंधकार टाइप कुछ दिख रहा था और वहां पर टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा लग रहा था। 10 मिनट तक ये और बढ़ते रहता है और अब इसको जो भी दिख रहा था बस अंधकार ही अंधकार और टेम्परेचर भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। नीचे में अब इसे लावा दिखने लगे थे पूरे रेड कलर के जलते हुए। अब इसे समझ में आता है कि 3 हेडेड स्नेक ने सही बोला था। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि इतना टेम्परेचर है फायर भी और वाटर भी एक साथ तो वो जा नहीं सकता था। अभी अपने मेंटल एनर्जी को बढ़ाता है पर फिर भी इसको बाकी कोई फ्लक्चुएशन जैसे वो जो स्पिरिचुअल बर्थ सीरम के बारे में उस बंदे ने बोला था वैसा कुछ फील नहीं हो रहा था। फिर ये अपना दिमाग लगा रहा था कि कहीं ये लावा के नीचे तो वो सीरम नहीं है। अब इधर लिंगडोंग अपने बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन को बाहर निकालता है। बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन के माध्यम से ये यहाँ के फायर को थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है और इस लावा में छलांग मार देता है। क्योंकि बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन एक फायर टाइप का ही युवान ट्रेजर था तो लिंगडोंग को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लिंगडोंग भी इस समय स्काई कॉल्ड्रन में छिपे हुए काफी तेजी से नीचे जा रहा था। पर जब ये नीचे जा रहा था तो इसे एक स्क्वायर सरफेस दिखता है। ये सोचने लगता है इतना नीचे में कौन स्क्वायर बना सकता है और वहीं से अब एक लाइफ फोर्स भी पहली बार फील होता है। वहां पर जो लावा था उसके आसपास एक ग्रीन लाइट को देखा जा सकता था और एक पाम साइज क्लस्टर में ये लाइट काफी डेंस मात्रा में थी। इसे देखकर लिंगडोंग पहचान जाता है यही था वो कोर स्पिरिचुअल बर्थ सीरम। लालच तो आ गया था इसका। ये ऐसे रैशनली आगे नहीं बढ़ सकता था। इसको मालूम था वहां पर डिफेंस तो कुछ होगा तभी ये सांप उस ट्रेजर को आज तक हासिल नहीं कर पाया था। अब जब ये देखता है ध्यान से तो उस ग्रीन लाइट के आसपास कुछ रेड लाइंस इसे दिखती हैं। ये समझ जाता है ये एक फॉर्मेशन है। अब ये फॉर्मेशन का क्या पावर है लिंगडोंग को समझ में तो नहीं आ रहा था पर ये काफी खतरनाक होगा। अब ये तुरंत ही पहले अपने डेमन कॉर्प्स को बाहर निकालता है जो कि इसने यूनिक डेविल रीजन से प्राप्त किया था। डेमन कॉर्प्स इसके कहने पर काफी तेजी से आगे बढ़ता है और उस पूल पर यानी स्क्वायर पर जाकर रुकता है। पर जैसे ही वो सीरम के काफी करीब जाता है तभी जो उसके आसपास फॉर्मेशन बना हुआ था यानी कई सारे चट्टान रखे हुए थे वो अचानक से लाल होने लगते हैं और ये फॉर्मेशन काफी तेजी से अब चमकने लगा था और उसमें से एक लाइट निकलती है जो डायरेक्टली जाके डेमन कॉर्प्स की बॉडी से टकराती है। और ये हैरान तब हो जाता डेमन कॉर्प्स जिसकी बॉडी सच में काफी स्ट्रांग थी मानो ये जल के राख होने लगा हो। और क्योंकि इसमें लिंगडोंग ने हल्का सा अपना युवान स्पिरिट यूज किया था इसे प्रोटेक्ट करने तो लिंगडोंग भी थोड़ा सा पेन फील करता है। इसका डेमन कॉर्प्स खत्म हो चुका था। अब लिंगडोंग को समझ में आता है कि 3 हेडेड स्नेक ने पूरी बात इसे जानबूझकर नहीं बताई थी। उसने ये तो बोला था कि लावा है लावा के आसपास ही वो सीरम है पर उसके पास फॉर्मेशन है उसने जानबूझकर नहीं बताया था। और ये सोचता है कि इस बार मैं इस स्नेक को मजा चखाऊंगा। लिंगडोंग तुरंत अपने कॉल्ड्रन में से काफी तेजी से इस स्नेक को उस फॉर्मेशन की तरफ बाहर निकाल के फेंक देता है। 3 हेडेड स्नेक जो कि ह्यूमन फॉर्म में था जब ये देखता है कि मैं बाहर निकल रहा हूँ तो ये काफी खुश होता है। पर जब ये देखता है कि इसके सामने लिंगडोंग खड़ा है और वो भी हंस रहा है इसका चेहरा ही उतर जाता है। इसकी नजर जाती ये किधर की तरफ गिर रहा है तो वहां पर था वो लावा रॉक पोल। इसकी आंखें खोली की खोली रह जाती है और सीधा गाली देने लगता है लिंगडोंग को। ये तुरंत ही अपने युवान पावर से अपने को थोड़ा डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है और क्योंकि इस जगह पर ये आ चुका था तो इसे मालूम था अब क्योंकि ये स्नेक उस फॉर्मेशन की तरफ गलती से जा रहा था तो उस फॉर्मेशन में से फिर से एक रेड लाइट बाहर निकलती है। 3 हेडेड स्नेक जब तक कि हट पाता ये लाइट आगे इसकी बॉडी से टकरा जाती है और इस एक छोटे से अटैक से इसके बॉडी से खून बाहर आने लगते हैं। हाथ इसके कांपने लगे थे और इसका एक हाथ तो पूरी तरह से जल के राख हो जाता है और जो थोड़ी बहुत लाइट इसके बॉडी में फैल रही ये अपने हाथ को पूरी तरह से काट के अलग कर देता है। अब इधर ये स्नेक चिल्लाता है लिंगडोंग को गाली देता है कि मैं तुम्हारे हजारों टुकड़े करूंगा। पर इस समय ये स्नेक पहुंच समझ चुका था कि ये लिंगडोंग सच में एक लोमड़ी है। इसने लिंगडोंग ने इसी का यूज कर लिया था टेस्ट करने के लिए कि ये फॉर्मेशन कितना स्ट्रांग है। पर फिर भी ये जो लाइट इसकी बॉडी से टकराई थी ऐसे ऐसे फील हो रहा था ये अभी भी गायब नहीं हुई है। इसकी बॉडी को धीरे धीरे कोरोड कर रही है तो ये अपने इसेंस ब्लड को यूज करता है और एक स्ट्रेंज टेक्निक से अपनी लाइफ बचाने की कोशिश करता है और फाइनली एक फॉर्मेशन बना करके ये थोड़ा दूर हटने में कामयाब होता है। इसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी क्योंकि इसने ये जो डिफेंस बनाया था उसमें भी उस टाइम क्रैक आ गया था।
अब लिंगडोंग देख रहा था ये जो फॉर्मेशन था उसमें से जो लाइट निकल रही थी वो पहले से भी ज्यादा डेंस होते जा रही थी, और इस समय इस फॉर्मेशन से 3 लाइट जो कि काफी ज्यादा डेंस थी वो बाहर निकलती है, और समय के साथ इस फॉर्मेशन का जो अटैक था और भी ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा था। अब इस सीन को देख करके 3 बूंद ब्लड निकालता है अपना डेमन स्नेक और अपने आसपास एक स्केल शील्ड बनाता है, इन्हें ये ब्लॉक करता है। पर फिर से पीछे से 5 और रेड लाइट आती हैं और ये अटैक खत्म ही नहीं हो रहे थे। लिंगडोंग का भी चेहरा उतरने लगता है कि 3 हेडेड स्नेक शायद अब ये मारा जाएगा। पर लिंगडोंग अब इस फॉर्मेशन में कुछ लूप होल्स ढूंढ चुका था, क्योंकि इस फॉर्मेशन से जो लाइट निकल रही थी उनके बीच में एक गैप था। हालांकि वो काफी छोटा था पर लिंगडोंग इसे जान चुका था, और यही मौका है कि उस फॉर्मेशन में से वो सलाइवा को निकाल लिया जाए। लिंगडोंग की बॉडी पर इसकी ग्रीन लाइट निकलती है, ये अपने विंग्स को फड़फड़ाता है और लावा फॉर्मेशन की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है, और अंदर जाकर ये तुरंत ही वो सीरम को उठाता है और अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाहर आने लगता है। पर अचानक से फिर से इस फॉर्मेशन की लाइट चमकती है और 2 रेड लाइट इस बार लिंगडोंग की तरफ बढ़ती है। ये अपने स्काई कॉल्ड्रन से इन दोनों रेड लाइट को टकरवा देता है, पर ये लाइट इतनी स्ट्रांग थी कि इसका कॉल्ड्रन भी उसकी लाइट डिम पड़ने लगती है। पर अब लिंगडोंग रुकना नहीं चाहता था, ये डायरेक्टली लावा पुल से बाहर जाने को देखता है। पर जब ये बाहर जा रहा था तो एक हंसी इसे सुनाई देती है। 3 हेडेड स्नेक था, ये कहता है तुम इतना आसान समझ रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मरना पड़ेगा। ये जो 3 हेडेड स्नेक ये अब अपनी बॉडी को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रहा था, यानी कि अपने को फोड़ के लिंगडोंग को भी यहीं पर मार देगा। 3 हेडेड स्नेक अपनी बॉडी को एक्सप्लोड करता है और इस फोर्स के कारण लिंगडोंग भी पीछे की तरफ यानी लावा फॉर्मेशन की तरफ ही जाने लगता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। तो दोनों तरफ से ये घिर चुका था। उधर से 3 हेडेड स्नेक का जो वेव फोर्स है वो इसकी तरफ बढ़ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ फॉर्मेशन से फिर से लाइट्स निकलती और चारों तरफ इसके बढ़ने लगती है। लिंगडोंग कहता है कुछ भी हो जाए, ये सीधा इस फॉर्मेशन के बीच में कूद जाता है, और जैसे कूदता है ये लाइट जो निकल रही थी गायब हो जाती है। लिंगडोंग को भी समझ में नहीं आता कि जैसे ही इस फॉर्मेशन में कूदा यहाँ पर जो हीट निकल रही थी या वो जो रेड लाइट निकल रही थी बिल्कुल भी सब गायब हो चुके थे। अब इसे समझ में आता है ये जो फॉर्मेशन था इसके अंदर में मतलब एक अलग स्पेस ही है, यहाँ पर हीट भी नहीं है, टेम्परेचर उतना वो फील नहीं कर रहा था, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब एक दूसरे देश में मतलब डोमेन में आ चुका था, पूरी तरह से यहाँ पर डार्कनेस ही भरा हुआ था। यहाँ पर इसे एक मैग्मा रिवर भी दिखता है, एक नहीं 2 मैग्मा रिवर्स थे जो एक दूसरे को काट रहे थे, मतलब एक जगह पर आके मिल रहे थे। अब आप सोचो एक फॉर्मेशन था जो कि शायद 10-12 मीटर का रहा होगा, इसमें लिंगडोंग कूद जाता है, और जब ये कूदता है तो एक डार्क डोमेन में ये पहुंच चुका था जिसका कोई अंत इसे दिख नहीं रहा था, और इस चीज को शायद वो 3 हेडेड स्नेक भी नहीं जानता था। लिंगडोंग अपने को अब थोड़ा सा काम करता है, शायद इस जगह को जिसने भी बनाया था वो नहीं चाहता था ये कोई इस जगह को डिस्कवर करे। 1 घंटा बीत जाता है, ये उन दोनों रिवर्स को देख रहा था, मैग्मा रिवर्स को, शायद ये भी एक फॉर्मेशन ही बना रहे थे। लिंगडोंग हैरान था यार ये जो भी बंदा था इस लेवल का फॉर्मेशन, इवन शायद प्रोफाउंड डेथ लेवल का बंदा भी इसमें मारा जाए, और शायद इसमें यिंग जुआन जी, टियान जुआन जी या कोई भी हो जो कि समसारा लेवल पर है उन्हें भी तकलीफ जा सकती थी। और इतना बड़ा एरे पहली बार लिंगडोंग ने देखा था, और किस लिए बनाया गया है इसे समझ में नहीं आ रहा था। मतलब जरूर यहाँ पर एक सेंट्रल हब होगा, एरे का जैसे सेंटर पॉइंट होता है। अभी जब ध्यान से देखता है तो मैग्मा लेक के एकदम बीच में इसे एक स्टोन कॉफिन दिखता है, और इसके अंदर शायद कोई तो था जिसे लिंगडोंग अब देख सकता था। इसे अभी भी कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था। ये बंदा जो भी था उसके बाल लाल रंग के थे और आग के समान जल रहे थे, और जब ये उस आदमी को देखता है तो इसके अंदर का भी ब्लड बॉयल करने लगता है। पर जैसे ही ये अपनी नजर हटाता है इसका ब्लड नॉर्मल हो जाता है। ये मिस्टीरियस बंदा कौन है? शायद ये मैग्मा जो रिवर है ये किसी चीज को सप्रेस करके रखा हुआ है। अब इसे सब थोड़ा समझ में आता है, मतलब ये जो मैग्मा एरे है यहाँ पर जो ये डार्क डोमेन है उसे ये नीचे में शायद कुछ सील किया हुआ है। एरे 2 भाग में बटा हुआ था, एक पहला वाला मैग्मा रिवर और एक दूसरा वाला। आधा पार्ट लाइट में था और आधा पार्ट डार्कनेस में, जैसे कि यहाँ पर एक जेल बना हो। अब ये सोचता है कि ये जगह काफी वियर्ड है, मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ। ये वापस लौटने को देखता है, और अचानक से इसकी बॉडी से एक व्हाइट लाइट बाहर निकलती है। ये था लाइट इसके मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन का। इसके बॉडी से जो टालिस्मैन था पहली बार बाहर आता है, और ये टालिस्मैन सीधा उस रेड हेड मैन की तरफ बढ़ता है। लिंगडोंग के तो होश ही उड़ जाते हैं, हाथ इसके कांपने लगे थे। स्टोन टालिस्मैन अपने व्हाइट लाइट से इस अंधकार को भेदते हुए उस लावा लेक पर पहुंच जाता है। पहली बार ऐसा हुआ था। नॉर्मली इसके बॉडी में स्टोन टालिस्मैन पड़ा रहता था, कभी हरकत भी नहीं करता था, पर अचानक से बाहर निकल के जा रहा है। ये कोशिश करता है कि स्टोन टालिस्मैन को खींच ले, पर ये नाकामयाब था। स्टोन टालिस्मैन उस कॉफिन के ऊपर उड़ रहा था। अब कुछ भी हो जाए लिंगडोंग यहाँ से जा नहीं सकता था जब तक कि इसे स्टोन टालिस्मैन मिल न जाए। स्टोन टालिस्मैन में से वो व्हाइट लाइट बाहर निकलती और ये जो रेड फिगर कॉफिन के अंदर उस पर जाके गिरने लगती है। लिंगडोंग को समझ में नहीं आ रहा था क्या ये स्टोन टालिस्मैन इस रेड मैन को जगाना चाहता है। अब ये चौकन्ना हो जाता है और अपने युवान पावर को रिलीज करता है, पर लिंगडोंग देखता है वो व्हाइट लाइट उससे वो व्हाइट रेड मैन जाग भी नहीं रहा है। स्टोन टालिस्मैन अब वापस आ जाता है और लिंगडोंग की बॉडी में एंटर कर जाता है, पर जब लिंगडोंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो स्टोन टालिस्मैन में से एक रेड ऑरा निकलती है और एक रेड टोकन का शेप ले लेती है। टोकन नॉर्मली दिख रहा था, पर इसमें से एक एंशिएंट ऑरा को फील किया जा सकता था। टोकन पर कुछ लिखा हुआ था, फ्लेम। लिंगडोंग सोचने लगता है ये क्या चीज है।
इतना तो इसे समझ में आ रहा था कि टोकन में एक खतरनाक लेवल की एनर्जी है, पर फिलहाल ये उसे एक्टिवेट नहीं कर सकता। पर इसे अब ये तो समझ में आ रहा था कि स्टोन टैलिस्मैन इस चीज को लेकर आया है तो ये काम की चीज होगी, और स्टोन टैलिस्मैन इसे कुछ बताता भी नहीं था। तो लिंगडोंग अपने बस बाल खुजा के कुछ कर भी नहीं सकता था। पर इसे इतना समझ में आ चुका था ये ओल्ड मैन भी कोई एक एंशिएंट वॉरियर रहे होंगे। लिंगडोंग अब यहाँ से बाहर जाने लगता है और कोई बीच में एक्सीडेंट भी नहीं होता और ये बाहर निकल भी आता है शायद। और इधर अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो जो रेड मैन थे जो कि सोए हुए थे उनके हाथ को दिखाया जाता है, उसमें से एक अलग ही प्रेशर इस समय निकल रहा था और कुछ मेटल चेन्स भी इस समय प्रकट होते हैं और यहाँ का पूरा स्पेस इस समय कांपने लगता है। और इस मेटल चेन के कारण वो जो आसपास वो ब्लैक डार्कनेस की मैं बात कर रहा था उसमें भी थोड़ी सी हरकत होती है। और इस समय उस डार्कनेस वाले एरिया से एक 10,000 फीट का बहुत बड़ा सा हाथ उस कॉफिन की तरफ पड़ता है। चेन्स में कुछ ऑब्सक्योर ऑरास थी जो कि इस ब्लैक हैंड से टकराते हैं और फाइनली ये रेड चेन इस ब्लैक हैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर से ये जो फॉर्मेशन था पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और वो जो रेड मैन थे वो भी पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। और ये जो भी आदमी थे इनके कुछ शब्द सुनाई देते हैं हल्के हल्के। ये बोल रहे थे कि एंशिएंट डिवाइन फ्लेम टैबलेट शायद लिया जा चुका है और इस समय एंसेस्ट्रल स्टोन यानी ये मिस्टीरियस स्टोन टैलिस्मैन की बात कर रहे थे कि वो भी इंजर्ड है। पर ये जो बंदा आया था इसकी बॉडी में मैं आइस मास्टर का स्मेल फील कर सकता हूँ और शायद वो रिइंकार्नेशन लेवल पर थी। और फाइनली आवाज गायब हो जाती है। आइस मास्टर मतलब अपनी हुआन। अब लिंगडोंग बाहर तो आ चुका था पर फॉर्मेशन के बाहर था, पर फिर से फॉर्मेशन में से कुछ रेड लाइट इसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये सोचता यार मैं क्यों हर बार इतना अनलकी रहता हूँ। पर अचानक से ये देखता कि जो रेड लाइट इसकी तरफ बढ़ रही थी वो फिर से शांत हो जाती और इसका कारण तब इसे समझ में आता है जब इसके हाथ में वो जो रेड टोकन था उसमें फ्लक्चुएशन निकल रहे थे। शायद यही चीज इसे बचाया था इस बार। अब लिंगडोंग थोड़ा सा एक अलग ही क्या दूं मैं गाली से, तो इसे हमेशा टेस्ट करना रहता है। तो ये रेड टोकन लेकर के फिर से फॉर्मेशन के अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था, अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था। ये देखता कि फॉर्मेशन अटैक नहीं कर रहा है तो ये समझ जाता कि रेड टोकन अच्छी चीज है। उसके बाद यहीं पर ही अपना वो स्पिरिचुअल फ्रूट निकालता है और क्योंकि फॉर्मेशन अटैक नहीं कर रहा है तो ये जगह काफी अच्छा है कल्टीवेशन के लिए और ये फॉर्मेशन के अंदर बैठकर ही कल्टीवेट करने को सोचता है। और इसका इरादा भी यही था कि यहाँ पर ही प्रोफाउंड लाइफ स्टेज में पहुंच जाएगा इस मिस्टीरियस स्पिरिट फ्रूट के थ्रू। अब इधर बाहर का सीन दिखाया जाता है लेक के। यहाँ पर गू क्लैन के कई सारे लोग अभी भी गार्ड कर रहे थे और गुयान को अभी कई सारे लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे और ये लोग देख रहे थे कि गुयान के बॉडी से जो युवान पावर निकल रहा है वो काफी स्ट्रांग होते जा रहा है। शायद थोड़ी समय में ये प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर पहुंच जाएंगी, ऐसा वो लड़की जो लाल कपड़ों में थी गुयिंग कहती है। और गुयिंग कहती है अगर हमारी बड़ी सिस्टर कामयाब हो गई तो वो जो कंपटीशन आ रहा है मार्शल गैदरिंग उसमें मजा आएगा, क्योंकि इनके भाई जो है बिग ब्रदर युवान टियान वो पहले से एक सिस्टर और है इनकी मैंग की, वो लोग इनिशियल प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के पीक पर है। पर इन्हें मालूम था कि वे क्लैन का एक बंदा वे जैन वो भी काफी स्ट्रांग है, वे सॉन्ग से तो कहीं ज्यादा। पर गुया थोड़ी चिंतित थी। लिंगडोंग अभी तक बाहर नहीं आया था। गुइंग इसके पास आती है और कहती टेंशन मतलब वो बंदा थोड़ा अलग ही है, उसे कुछ नहीं होगा। पर गुया कहती है 15 दिन के आसपास हो चुके हैं और अभी तक बिग ब्रदर बाहर आए नहीं। गुइंग कहती है इससे कि अगर गुयान हमारी बड़ी सिस्टर कामयाब हो गई तो वो नीचे जाके देख सकती है उसके लिए, तो फिलहाल हम वेट कर सकते हैं। समय बीतते जाता है और 15 दिन निकल जाते हैं। इस दौरान लिंगडोंग अभी तक बाहर नहीं आया था। इधर गुयान की ट्रेनिंग लगभग अब खत्म की तरफ चली थी। गुयान के बॉडी से निकलने वाला प्रेशर काफी बढ़ रहा था तो डिसाइपल्स थोड़े दूर हट जाते हैं। धीरे धीरे जो प्रेशर था खत्म होने लगता है और इसका जो पावर युवान पावर बाहर निकल रहा था इसकी बॉडी में अब कंडेंस हो चुका था और लंबे समय के बाद शायद 1 महीने से ऊपर हो चुके थे। गुयान अपनी आंखें खोलती है। सभी समझ गए थे कि गुयान इनिशियल प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर पहुंच चुकी थी। अपन इसे लाइफ स्टेज ही कहेंगे, ज्यादा लंबा नाम हो जा रहा है नहीं तो। अब गुया इसे बताती कि बिग ब्रदर लिंगडोंग को 1 महीने हो गए और वो अभी तक बाहर नहीं आए। गुयान कहती है थोड़े समय और वेट करके देखते हैं। इधर गुइंग बताती है कि इस दौरान गू क्लैन से एक युवान स्पिरिट ट्रांसमिशन मैसेज आया हुआ है और ये कहती है हम इसे पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि इसमें आपको अपने ऑरा यूज करना पड़ेगा। गुयान इसमें हल्का सा इसेंस ब्लड यूज करती और इस मैसेज को पढ़ती है, इसका चेहरा ही बन जाता है। सभी लोग जब इससे पूछते हैं तो ये बताती है कि बिग ब्रदर युवान टियान काफी इंजर्ड है और किसने किया हमें पता नहीं। सभी लोग हैरान थे क्योंकि युवान टियान का जो स्ट्रेंथ था एडवांस लाइफ स्टेज के आसपास का था। गुयान कहती है कोई नहीं, वो वे क्लैन का ही बंदा है जिसके बारे में शायद वे शॉन्ग बोल रहा था और शायद इस कंपटीशन में यून टियाना पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता था तो कौन करेगा। और मार्शल कंपटीशन में अब 1 महीने से कम का भी समय बचा था। गुयान कहती है अगर हम लिंगडोंग को मना ले तो सही रहेगा, ये बंदा भी काफी स्ट्रांग है। गुइंग कहती है अगर हम लिंगडोंग को मना ले कुछ ऑफर्स देकर तो सही रहेगा शायद। और ये लोग कहती हैं कि जैसे शायद जो कंपटीशन जीतेगा उसे केओटिक टावर लाइट में जाने का मौका मिलेगा और वो एक अच्छी जगह है। अभी लोग बातें तो कर लेते हैं पर कहते हैं लिंगडोंग के आने का वेट करेंगे। टाइम बीतते जाता है और इस समय इस मैग्मा पूल के अंदर एक स्लिम फिगर बंदे को दिखाया जाता है। इसके बॉडी से अलग अलग साउंड बाहर निकल रहे थे। इसका स्ट्रेंथ समय के साथ बढ़ते बढ़ते 9 स्टार निर्वाणा के पीक पर पहुंच चुका था। पर फिर भी लिंगडोंग सेटिस्फाइड नहीं था और लिंगडोंग को मालूम था ईस्टर्न जुआन रीजन से भी
ये जो केओटिक डेमंसी है ज्यादा ही हार्श है और क्रूएल है, तो इसे स्ट्रेंथ बढ़ाना ही पड़ेगा। और इसे मालूम था कि अगर ये इनिशियल लाइफ स्टेज पर पहुंच जाए तो ये एडवांस या परफेक्ट लेवल के बंदों को हैंडल कर सकता था। और इस लाइफ स्पिरिट फ्रूट के माध्यम से ये बस 9 स्टार निर्वाणा के पीक पर ही पहुंच पाता है। अब ये वो जो बर्थ सीरम था जो कि ग्रीन कलर का एक लिक्विड था उसे बाहर निकालता है कि क्या मैं इसके माध्यम से लाइफ स्टेज पर पहुंच पाऊंगा। थोड़ा बहुत जो स्पिरिचुअल फ्रूट था वो अभी भी बचा हुआ था और ये एक हाथ में सीरम और दूसरे हाथ में फ्रूट को रखता है। डेवोरिंग पावर को ये यूज करके इन पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और अपनी बॉडी को इस प्रकार के पावर को झेलने के लिए ग्रीन ड्रैगन बॉडी भी ये यूज कर रहा था। समय बीतते जाता है और इस दौरान 15 दिन और निकल चुके थे, यानी टोटल 1.5 महीने हो चुके थे और लिंगडोंग के इस समय ऑरा काफी बढ़ चुकी थी। अचानक से एक बार इसका युवान पावर बढ़ता है जिसकी वजह से इसकी मेरिडियन मानो फट जाएंगी। इसके युवान डान में भी अब थोड़े चेंजेस आने लगे थे, पर जो फ्लक्चुएशन थे इतने खतरनाक थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। पर इसके पास जो स्टोन टैलिस्मैन था उसमें से अचानक से एक व्हाइट लाइट निकलती है और इसके युवान डान को प्रोटेक्ट करने लगती है। अब धीरे धीरे इसका युवान डान भी स्टेबल होने लगा था और इसके बॉडी में एक अलग एनर्जी आ चुकी थी। इसे लाइफ की कहते हैं और इसका भी कलर व्हाइट था। और ये जो लाइफ स्पिरिट की थी इसका ये जो युवान स्पिरिट था उसे भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगी थी। इसके अंदर जो इसका युवान स्पिरिट का एक बॉडी था जो कि लिंगडोंग जैसा ही दिखता था, ये भी इस लाइफ की से काफी प्रभावित होता है। और दूसरा जो इसका ड्रैगन युवान रिंग था उसमें भी थोड़ी बहुत ये लाइफ की जाती है, तो वो भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। धीरे धीरे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इसकी बॉडी में हो रहे थे। अब ये समझ रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। फाइनली ये प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पर अब पहुंच चुका था। अब इधर बाहर में गूक्लैन के बच्चे देख रहे थे कि लेक अभी भी शांत है। गुयान की सुंदर आंखें भी अब थोड़ी बहुत टेंशन में थी क्योंकि लिंगडोंग को अंदर गए हुए 1.5 महीने हो चुके थे। अब ये लोग सोचने लगते हैं अगर लिंगडोंग बाहर नहीं आए जल्दी से तो इन लोगों को अपने घर पहुंचने में भी और भी टाइम लगने वाला और वो कंपटीशन शुरू हो जाएगा। अब गुयान डिसीजन लेती कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अंदर लेक के अंदर जाके देख कर आती हूँ। अब ये जैसे कूदती है और नीचे जाने को सोचती तब ये कुछ फील करती और बाहर आ जाती है क्योंकि वाटर सरफेस के ऊपर से एक जायंट पिलर ऑफ वाटर फोर्स इसकी तरफ बढ़ते हुए दिखता है और अचानक से एक बंदा पानी को गिरते हुए बाहर आ जाता है। ये था अपना लिंगडोंग। इसे देखते ही गुया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये भी काफी ज्यादा शॉक्ड थी कि इनिशियल लाइफ स्टेज। और जैसे ये बोलती गूक्लैन के भी लड़के लड़कियां हैरान हो जाते हैं। लिंगडोंग हंसता है और जैसा कि हमेशा ये कहता था मैं बस लकी था। पर गुयान भी जानती थी कि नीचे लिंगडोंग को कुछ मिला होगा जिससे इसका स्ट्रेंथ जल्दी ही बढ़ गया। गुयान भी काफी खुश थी। इसे मालूम था कि यह बंदा इनके गूक्लैन के लिए अच्छा हो सकता है। उस मार्शल कंपटीशन में लिंगडोंग बोलता है कि मेरे वजह से तुम लोग काफी परेशान रहे होगे, तो इन्हें यह थैंक्स बोलता है। गुयान ज्यादा बकवास करती नहीं थी तो ये सीधा बोलती है कि लिंगडोंग मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है और कहता है मैं भी सुनना चाहूंगा। ये कहती है क्योंकि मेरे भाई जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो वो जो हमारा 5 क्लैंस मार्शल गैदरिंग है क्या तुम हमारी तरफ से पार्टिसिपेट कर सकते हो। पर लिंगडोंग कहता है माफी चाहूंगा, मैं पहली बार इस केओटिक डेमंसी में आया हूँ, तुम्हारे क्लैन वगैरह को मैं जानता नहीं हूँ, तो सही नहीं रहेगा। अगर मान लो इसकी वजह से गूक्लैन जीत गया तो बाकी क्लैन वाले नाराज हो जाएंगे और फालतू में इसके दुश्मन बढ़ेंगे। कंपटीशन वगैरह में लिंगडोंग कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहता था पार्टिसिपेट करने के। गुया लिंगडोंग की तरफ देख रही थी और ये भी जानती थी कि ब्रदर लिंगडोंग ने इनकी वैसे भी काफी मदद कर दी है और फायदा उठाना सही नहीं होता है। गुयान काफी सुंदर थी, अगर ये किसी से कोई बात कहती थी तो लड़का वैसे ही इसकी सुंदरता को देखकर इसकी बात मान जाता था। पर लिंगडोंग के सामने सुंदरता क्या है, इसकी दो फ्यूचर वाइफ्स हैं जो काफी सुंदर हैं। पर फाइनली गुयान को सोचती और बोलती है कि लिंगडोंग क्या तुम्हें मालूम है केओटिक टावर के बारे में। अब ये बताती है कि जो केओटिक टावर है वो एक ट्रेनिंग ट्रेजर है जो कि एंशिएंट टाइम से यहाँ पर है और वहाँ पर एक ग्रेट डेजोलेशन की है। उस एनर्जी से तुम अपने बोन और मैरो को क्लीन कर सकते हो तो तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लिंगडोंग तो जब सुनता है कि बॉडी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं तो इसे थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, पर उतना भी नहीं क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी पहले से काफी स्ट्रांग है। पर जब ये देखती है कि लिंगडोंग का इरादा नहीं बदल रहा है तो ये बोलती है कि ये एक येलो बीड है ग्रेट डेजोलेशन की वाला जो कि मुझे केओटिक टावर से मिला था, और इसे लिंगडोंग की तरफ उछाल देती है। लिंगडोंग जैसे इस बीड को उठाता है इसके बॉडी से एक डेवोरिंग फोर्स बाहर निकलता है। तुरंत ये डस्ट जो था मतलब बीड जो था वो राख में बदल जाता है और इसके अंदर की जो प्योर एनर्जी रहती है वो इसकी बॉडी में प्रवेश करती है। अब ये जो एनर्जी इससे फाइट करने के लिए लिंगडोंग का जो ग्रीन ड्रैगन फोर्स था वो भी बाहर निकलता है। पहली बार अपने आप इसका ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन के बिना इसके कहे एक्टिवेट हो गया था। मतलब ये जो ग्रीन डेजोलेशन बीड है ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग था और इससे फिजिकल बॉडी बढ़ सकती थी। पर इस समय एक इसके अंदर जो पावरफुल फोर्स इस ग्रीन डेजोलेशन की का जो पावर था उसे फोर्सफुली डेवोर कर जाता है। और हैरान तब ये होता है कि ये जो इसका ड्रैगन फोर्स वो इस ऑरा को खाना चाहता था, पर खाया किसने? मिस्ट्री स्टोन टालिस्मैन ने। और वो पहली बार ऐसा हुआ था। इतने दिन से इसके पास मिस्ट्री स्टोन टालिस्मैन है पर कोई भी ऑरा इसकी बॉडी में जाती थी तो उसे कभी हाथ भी नहीं लगाता। पर शायद ये मिस्ट्री स्टोन टालिस्मैन ग्रेट डेजोलेशन की में काफी इंटरेस्टेड था और शायद ये इससे रिकवर भी हो सकता था। अब ये समझ जाता है तो इसे इस कंपटीशन में भाग लेना ही पड़ेगा। अब ये पूछता है मिस गुयान मैं कैसे इस केओटिक टावर में एंटर कर सकता हूँ, एक स्माइल देते हुए।
तब जब ये प्रश्न करता है अपना लिंग डोंग तो गुयान समझ जाती है शायद ये बंदा पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये बताती है जो केओटिक टावर है इसे 5 ग्रेट क्लैन कंट्रोल करते हैं और हर एक साल में इसके अंदर 3 लोग ही एंटर कर सकते हैं और कंपटीशन होता है, यानी टॉप 3 में जो आते हैं वही एंटर करते हैं। तो ये कहती है कि अगर तुम मतलब चैंपियन बन गए तो अपने गू क्लैन वालों को कह के एक पोजीशन तुम्हें केओटिक टावर में जाने का दिला दूंगी। अब बात स्टोन टालिस्मैन की थी तो लिंग डोंग मान जाता है। लिंग डोंग भी ज्यादा हेजिटेट नहीं करता और कहता है बस मुझे एक कोटा चाहिए। गुयान भी हाँ में सर हिला देती है। फिर ये इसे कहता है एक चीज और मुझे मतलब हेल्प चाहिए, मुझे केओटिक डेमन का पूरा मैप चाहिए। इसे इसलिए चाहिए था ताकि इससे थंडर एंसेस्ट्रल सिंबल मिल पाए। मैप काफी प्रेसियस माना जाता है पर यह मान जाती है और ये कहती मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें मैप किस लिए चाहिए, पर एक केओटिक डेमन काफी बड़ा है और कुछ ऐसे भी रीजन्स जो कि मैप में लोकेटेड नहीं है, मतलब वहां पर शायद कोई गया भी नहीं है। कुछ उस जगहों को सी डेमन रेस करके एक ट्राइब वगैरह है वो उस जगह पर गए हुए हैं। पहली बार ये नाम लिंग डोंग ने सुना था, सी डेमन रेस। अब ये बताते हैं कि केओटिक डेमन में तुमको लगता होगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन वगैरह है, पर नहीं, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यही सी डेमन रेस वाले हैं और ये समुद्र में ही रहते हैं। लिंग डोंग भी अब सोच रहा था बात तो सही है यार, गुयान को अगर देखा जाए तो ईस्टर्न जुआन रीजन में ये टॉप की लड़की कही जा सकती है, पर यहाँ पर इसका कोई वैसा रैंक भी नहीं था। अब ये लिंग डोंग से कहती है क्योंकि तुम मान चुके तो हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। लिंग डोंग भी अब ट्रैवल तो करने लगा था पर बीच बीच में से ग्रैंडवा मार्टिन और जायो यान की याद आती थी और खून खौलता था इसका रेन युवानजी को मारने के लिए। बस ये मन में सोचता है उम्मीद करूंगा कि वो दोनों भी सेफ और साउंड होंगे। अब ये लोग मिस्टीरियस स्पिरिट आइलैंड के किनारों पर पहुंचते हैं। वहां पर एक नाव लगी हुई थी बड़ी सी और इस पर बैठकर गू क्लैन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर पहले से ही कुछ गू क्लैन के मेंबर्स थे जो कि इस जहाज की रखवाली कर रहे थे। इनमें से एक थे अंकल किन। अंकल किन की नजर लिंग डोंग पर भी पड़ती है तो गुयान स्माइल करके बताती है ये हमारे एक एक्सटर्नल हेल्पर है और ये हमारे साथ ही मार्शल गैदरिंग में भी रहेगा। अब लिंग डोंग थोड़ा साइड में जाकर बैठ जाता तो एल्डर किन पूछते हैं गुयान से कि आपको पता चल गया मतलब कि यूनटियान इंजर्ड है तो आपने इसी बंदे को हायर किया। गुयान बोलती हाँ, क्या आपको कुछ प्रॉब्लम है? ये कहते हैं हाँ, मुझे एक चीज तुम्हें बताना था। हमारे गू क्लैन के कुछ एल्डर्स ने 2 दिन पहले क्योंकि यूनटियान इंजर्ड है तो एक एक्सटर्नल हेल्पर को बुलाया हुआ है। वो अर्थ सी सेक्ट का बंदा है जो कि आपको एक बार प्रपोज भी कर रहा था, मोटाओ। ये सुनते गुयान कहती गुस्से में कि उसे ये लोग कैसे बुला सकते हैं। उस बंदे का स्ट्रेंथ एक बात थी कि वो इनिशियल प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के पीक पर था, इसलिए ये एल्डर किन कहते हैं तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। और ये कहते हैं शायद मोटाओ अगर ये बंदा उससे मिला लिंग डोंग तो इनकी फाइट पक्की है। ये सुनकर के गुयान कह रही आप टेंशन मत लो, कौन किसका क्या करेगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। गुयान काफी कॉन्फिडेंट थी लिंग डोंग के स्ट्रेंथ में। इधर लिंग डोंग जहाज पर बैठे चारों तरफ देख रहा था। कुछ दिन बीत गए थे, समुद्र से ये लगातार ट्रैवल कर रहे थे और इस समय ये इनको बताया जाता है लिंग डोंग को कि हम लोग फिलहाल मार्शल गैदरिंग आइलैंड की तरफ जा रहे हैं जो कि केओटिक टावर के पास ही है। गुयान की बातें सुन रहा था लिंग डोंग और कहता है वैसे तो मुझे इस हेवन विंड सी रीजन में कोई जानता नहीं। तो गुयान कहती है पर इस बार शायद तुम्हें सब जान जाए। अब लिंग डोंग इससे पूछता है कि तुम्हारे क्लैन के अलावा 4 और क्लैन है तो इनमें पावरफुल लोग कौन है। ये बताती कि वे क्लैन में एक बंदा है इसका नाम वे जैन है, वो काफी फेमस, वो भी लाइफ स्टेज के इनिशियल लेवल के पीक पर है और शायद वो अब तक तो एडवांस लेवल पर जा भी चुका होगा। ये फिर बताती एक सू क्लैन का भी बंदा है सॉन्ग चेन, सॉरी सू यान, और सॉन्ग क्लैन का बंदा है सॉन्ग चेन, ये भी उसी लेवल के आसपास है। फिर लिंग डोंग पूछता है शेंटू क्लैन के बारे में तुमने बताया नहीं। ये सुन करके ये लड़की कहती शेंटू क्लैन हमारे सभी क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। लास्ट ईयर जो बंदा चैंपियन था वो उन्हीं के क्लैन का था और उनके क्लैन में जो सबसे खतरनाक बंदा है आयरन अशुरा शेंटू जू है और शायद वो बंदा तो मेरे हिसाब से एडवांस लाइफ स्टेज पर पहुंच भी चुका है और उसकी फिजिकल बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। पर गुयान कहते तुम्हें जैसा लग रहा होगा पर शेंटू जू 3rd रैंक का बंदा है। लिंग डोंग और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है तो टॉप 2 में कौन है। ये कहती है टॉप 2 में मतलब इस हेवन रीजन में यहाँ पर 2 केव भी है, मैंने तुमको बताया था। लिंग डोंग कहता है हाँ। तो 1st रैंक वाला बंदे का नाम यिन यांग हैंड जाऊ है, ये बंदा यूनिवर्स केव का है और दूसरा जो है उसका नाम है लिटिल अंडरवर्ल्ड किंग जी यान, वो है डेमोनिक विंड केव का। हालांकि शेंटू जू भी उनसे ज्यादा वीक नहीं है। और ये बताती है कि जो चैंपियन बनता है उसको 3 मतलब कोटा मिलते हैं, 3 सीट्स। तो चारों क्लैन का बैटल हो, शेंटू क्लैन वाले फाइट नहीं करेंगे क्योंकि वो पिछले बार के चैंपियन, तो इन चारों क्लैन में जो जीतेगा बंदा वो उससे जाके फाइट करेगा शेंटू जू से। अगर उसे वो हरा दिया तब जाकर के हमें 3 कोटा मिलेगा। अब समझ में आता लिंग डोंग को कि बात यहाँ पर थोड़ी गंभीर है। तो गुयान थोड़ा चिंतित कि शेंटू जू को ये लोग कैसे हरा पाएंगे, पर लिंग डोंग कुछ बोलता नहीं है, बस एक स्माइल देता है। इसे मालूम था स्टोन टालिस्मैन के लिए कोई भी बीच में आएगा ये उसे हराएगा ही। 10 दिन इनको ट्रैवल करते हुए हो गए थे। अब यहाँ पर गुयान बोलती है कि हम मार्शल गैदरिंग आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। इधर दूर खड़े लोग जो कि जमीन के पास रहते हैं समुद्र से सटे हुए, उनमें से कोई बोलता है ये तो गू क्लैन की नाव आ चुकी है और इनमें से कोई कह रहा था कि गू यूनटियान तो हार चुका है, तो गू क्लैन के इस बार चांसेस और भी कम हो चुके हैं। इधर गुयान और बाकी लोग इस नाव से उतरते हैं। बहुत सारे डिसाइपल्स
गुयान को ग्रीट करते हैं और सामने में एक एल्डर खड़े थे, उनका नाम था गुलिंग, और ये काफी खुश थे कि गुयान तुम लाइफ स्टेज पर फाइनली पहुंच गई। गुयान बताती कि हाँ मुझे वो एक स्पिरिचुअल फ्रूट मिल गया था इसकी वजह से। फिर गुलिंग तुरंत ही कहती कि लिटिल यान ये रहा मोटाओ जिसे मैंने बुलाया हुआ है एक्सटर्नल हेल्पर के रूप में। मोटाओ तुरंत ही हंसते हुए कहता है मिस गुयान हम फिर से मिले। अब ये देख करके गुयान भी कहती है कि अंकल मैंने भी एक एक्सटर्नल हेल्पर लेकर आया हुआ है, ये है लिंगडोंग। ये सुनते गुलिंग भी इनकी नजर जाती है लिंगडोंग पर और मोटाओ का चेहरा देखने लायक था। ये देखकर मोटाओ कहता है एक बंदा जो अभी जस्ट लग रहा है कि इनिशियल लाइफ स्टेज पर पहुंचा है और अब इसकी स्टेबलाइज नहीं हुई और तुमने इसे बुला लिया, तुम सच में एक बच्ची हो। अब इसकी बात सुनकर बहुत सारे लोग लिंगडोंग को देखने लगे थे। गुलिंग भी लिंगडोंग को देखने के बाद यान की तरफ देखते और कहते तुम्हें मालूम है यूनटियान इंजर्ड है और हम ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते, ये बंदा अभी भी जस्ट इनिशियल लाइफ स्टेज पर है और मोटाओ का स्ट्रेंथ ज्यादा है इनिशियल के पीक पर, तो वो अच्छा सब्स्टिट्यूट होगा यूनटियान के लिए। लिंगडोंग बस चुपचाप देख रहा था। गुयान भी कहते हैं अंकल आप समझ नहीं रहे हो, ये बंदा जैसा दिखता है वैसा है नहीं। अब मोटाओ भी देखता है लिंगडोंग पर और मोटाओ कहता है अगर आप नहीं चाहती हो तो मुझे कोई मतलब नहीं है फाइट करके। इधर गुलिंग गुयान को डांटने लगता है ये फालतू में इस बंदे को तुम बाहर भेज दोगी, यही तो स्ट्रांग है सबसे फिलहाल। अब यहाँ पर 2 और एल्डर्स आ गए थे गू क्लैन के और उन्हें गुलिंग ये मैटर समझाते हैं। मोटाओ का प्लान काम कर चुका, ये बस एक्टिंग कर रहा था जाने का। अभी एल्डर्स भी कहते हैं कि गुयान यही रहेगा हमारा एक्सटर्नल हेल्पर, क्योंकि ये लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और उनका स्ट्रेंथ देख करके इन्हें लगता है इनिशियल लाइफ स्टेज का बंदा है, ये वीक ही माना जाएगा। लिंगडोंग अभी तक कुछ बोलता नहीं है, पर तभी यहाँ पर एक फीमेल वॉइस सुनाई देती है और एक ग्रेसफुल लेडी बाहर आती है। इनकी आवाज काफी सुंदर थी, सिल्क ड्रेस ये पहने हुए थे और ये कहती है कि अगर ये लड़की हमारी गुयान किसी बंदे को लाई है तो ये भी समझदार है, एक बार आप ध्यान क्यों नहीं देते। ये थी सीनियर सिस्टर मैंग की, गू क्लैन में इनका काफी नाम था। गुयान भी इन्हें ग्रीट करती है। लिंगडोंग भी हैरान था, ये जो वुमेन आई थी इसका ऑरा मोटाओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। अब गुयान को भी बात करने का मौका मिलता है तो ये देखती है और बताती है कि लिंगडोंग अभी जस्ट 1 महीने के आसपास ही हो रहा है और ये लाइफ स्टेज पर पहुंचा है। सही है आपकी बात, पर ये इनिशियल डिवाइन सिंबल मास्टर भी बन चुका है और प्लस इसके पास इनिशियल प्रोफाउंड लाइफ स्टेज की भी हो रहा है। ये सुनकर के बाकी सभी लोग अब शांत हो जाते हैं कि एक बंदा जो डिवाइन सिंबल मास्टर भी बन चुका है और प्लस इसके पास इनिशियल लाइफ स्टेज की भी हो रहा है। सभी लोग इवन मैंकी हो या कोई भी सभी लिंगडोंग को ही देखने लगते हैं। मोटाओ भी अब थोड़ा शांत हो जाता है, फिर ये कहता है फिर भी इससे ये फाइट कर लेगा, क्या जरूरत है, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है। अब लिंगडोंग भी हंसता है और कहता है तो क्वालिफिकेशन प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये मोटाओ की तरफ देख रहा था। मोटाओ भी हंसता है और कहता है अगर तुम मुझे हरा दी तो तुम क्वालिफाइड हो। मोटाओ काफी डिसलाइक करता था लिंगडोंग को क्योंकि गुयान इसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रही थी। की बात सुनते ही लिंगडोंग स्माइल करता और सामने आ जाता है। गुयान वगैरह तो जानती थी कि लिंगडोंग का कैरेक्टर कैसा है, ये एक असुरा गॉड जैसा लगता था। और लिंगडोंग कहता है मोटाओ से क्योंकि तुम इतने श्योर हो तो मैं तुम्हें हरा के दिखाई देता हूँ। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, खास करके गुलिंग कुछ कहने वाले थे पर गू मैंकी इसे रोक लेती है। इसकी भी नजरें लिंगडोंग पर अब टिकी हुई थी और ये कहती है कि लिटिल यान यानी गुयान जिस बंदे को ढूंढ के लाई वो सच में स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि इसकी नजरें काफी अच्छी हैं। लिंगडोंग अब इस मोटाओ को ग्रीट करता है। मोटाओ अपने हैंड साइंस को मूव करता है और अपने आसपास एक सर्कल बना लेता है लगभग 1000 फीट का और कहता है अगर तुम मुझे इसमें से बाहर निकाल दिए तो मैं तुम्हें जीत मान लूंगा कि तुम जीत गए। मोटाओ भी काफी एरोगेंट बंदा था और इसका नाम भी काफी था इस हेवन विंड सीरीजन में। ये देख करके लिंगडोंग को अंदर से हंसी तो आ रही थी पर ये खुद को रोकता है। फिर भी लिंगडोंग कहता है जैसा तुम कहो। लिंगडोंग के लिए इनिशियल पीक का बंद लाइफ स्टेज का कोई ज्यादा मायने रखता भी नहीं था। मोटाओ को लग रहा था ये लिंगडोंग को हरा देगा। अब लिंगडोंग भी रुकता नहीं है, अपना युवान पावर रिलीज करता है। मोटाओ भी अब रुकता नहीं और पहले ये फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना एक पावरफुल टेक्निक वेव ब्रेकिंग बोन स्प्लिटिंग पाम यानी एक पाम अटैक लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। ये पाम अटैक लिंगडोंग के सामने आते आते और भी ज्यादा एक्सपैंड हो गया था पर लिंगडोंग की बॉडी से ग्रीन लाइट बाहर निकलती है। इसके राइट हैंड पर कुछ ग्रीन लाइट टैटूज भी दिखते हैं ड्रैगन के और एक पावरफुल फिस्ट अटैक से ये इस पाम पर अटैक कर देता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि इस अटैक के कारण मोटाओ आधा कदम पीछे लेने पर मजबूर था। चेहरा इसका अगली हो चुका था। मोटाओ हैरान था, क्या ही ब्रूट पावर इस बंदे का। लिंगडोंग ने कोई भी पावर इसमें यूज किया ही नहीं था, बस केवल ब्रूट फोर्स। अब लिंगडोंग में बोलता है फाइट जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ये कुछ हैंड साइंस बनाता है। इसके राइट हैंड में इस बार ये ग्रीन एनर्जी को मिक्स करता है और सीधा मार्शल एम्परर जो लॉ अटैक मार्शल एम्परर सोल शैटरिंग सील ये अटैक ये यूज करता है। अब इस अटैक के बदले मोटाओ भी पहले हैरान तो होता है, फिर ये तुरंत ही 1000 लेयर्ड वेव टेक्निक 1000 लेयर्ड होल अटैक यूज करता है। इसका जो अटैक था एक वॉलपुल यानी भंवर के समान बढ़ता है लिंगडोंग की तरफ। लिंगडोंग का जो पंच था मार्शल एम्परर लॉ वाला अटैक इसके अटैक से टकराता है। इसका जो वॉलपुल जो काफी तेजी से रोटेट कर रहा था अचानक से अब गायब हो जाता है। मोटाओ का डिफेंस क्योंकि ये वॉलपुल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो खत्म हो चुका था। इसका भी चेहरा अब अगली हो जाता है और अभी भी इसकी तरफ वो जो ग्रीन फिस्ट सील था यानी मार्शल एम्परर अटैक अभी भी इसके आगे बढ़ रहा था। मोटाओ भी एक बॉडी टेक्निक यूज करने की कोशिश करता है पर अचानक से मानो ये हवा में फ्रीज हो गया हो
और जैसे ही लिंगडोंग का ये फ्रीजिंग टेक्निक काम कर, इसका जो फिस्ट अटैक था मोटाओ के चेस्ट से आके टकरा जाता है। वो जो फ्रीजिंग टेक्निक था इसे यिंग जुआनजी ने दिया था और इस अटैक के कारण मोटाओ काफी दूर आके गोले के समान फेंक दिया जाता है और खून की उल्टी भेज के शुरू हो जाती है। लिंगडोंग इसे देखता है और एक फेंट स्माइल देता है कि थैंक्स फॉर द विन। मोटाओ भी उठ के देखता है तो सच में ये सर्कल से बाहर था। अभी यहाँ पर चाहे वो गूलिंग हो या गूमेंग की, सभी समय स्तब्ध से रह जाते हैं। तो भाइयों, स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ।